स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम लोग दोस्तों चलेंगे और आपको दर्शन करवाएंगे श्री बद्रीनाथ धाम से तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी के। तो इस सफ़र में दोस्तों हम लोग ने अपनी शुरुआत कर दी है बद्रीनाथ धाम से, और बद्रीनाथ धाम से अब हम लोग बढ़ रहे हैं चौपता के लिए, जो कि हमारा रूट यहाँ से होने वाला है पीपल कोटी, हनुमान चट्टी, पांडुकेश्वर, जोशीमठ, चमोली, बाया गोपेश्वर और मंडल। और मंडल के बाद हम पहुंचेंगे चौपता। सफ़र की शुरुआत हमने दोस्तों करी है यहाँ से दोपहर में 12:30 के आसपास। और रोड की हालत दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सफ़र शुरू करते ही रोड की हालत यहाँ खस्ता ही है। जगह जगह पे रोड बनने का काम चल रहा है, और फिलहाल यहाँ पे ये लैंडस्लाइड जोन नहीं है, यहाँ रोड का काम चल रहा है, इसीलिए ये रोड इस तरीके से हो रखी है। क्योंकि पहले सिंगल लेन रोड थी, अब इसे डबल लेन किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके का रोड ये हो रखा है। और बाकी दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरे रोड की और पूरी आपको जानकारी दी जाएगी, कहाँ कहाँ पे रोड ख़राब है, किस तरीके का रास्ता है, क्या कंडीशन है। तो चलते हैं दोस्तों श्री बद्रीनाथ धाम से श्री तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने। ये दोस्तों वही रोड है जो बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ के लिए जाता है, और इस रोड की फ़िलहाल में कंडीशन दोस्तों इस तरीके की हो रखी है कि जगह जगह पे काम चल रहा है और रोड्स बनाई जा रही हैं। जैसे कि भाइयों ये देखिए, ये बद्रीनाथ धाम का पुराना रोड है। तो बद्रीनाथ धाम आने के लिए पहले के टाइम में इतना ही पतला रोड हुआ करता था। तो जैसे चार धाम ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत अब यहाँ के सारे रोड चौड़े करे जा रहे हैं, डबल लेन किया जा रहा है, जिस कारण पहाड़ वगैरह सब काटे जा रहे हैं, और पहाड़ों को छेदने की वजह से, काटने की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रोड ये रेडी हो चुका है डबल लेन का। यहाँ पे भी किसी टाइम में रोड पतला था, अभी हम लोग हेलंग पहुँचेंगे थोड़ी देर में। और ये नाले वगैरह यहाँ जितने भी गधेरे थे सबके ऊपर फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि लैंडस्लाइड्स वगैरह हो तो रोड जाम ना हो। देखिए भाइयों कंटिन्यू रोड पे काम चल ही रहा है। और जहाँ तक है अगले साल जब आप लोग यात्रा के लिए आएंगे तो ये रोड आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिलेगा और पूरी तरीके से बन चुका होगा। तो और जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, केदारनाथ वगैरह सब जगह पे। फिलहाल बद्रीनाथ जोन में भी 2 से 3 लैंडस्लाइड थी, और रोड अब खुल चुका है बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। बाकी धाम के लिए अभी रोड नहीं खुला है, गंगोत्री के भी हालात ख़राब हैं, केदारनाथ के भी हालात ख़राब हैं, रोड पूरी तरीके से वहाँ पे जाम हो रखा है। और भीड़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो भीड़ अभी पूरी तरीके से कम है पूरे रास्ते में। सावन माह में देखिए दोस्तों अलकनंदा नदी का बिल्कुल विकराल रूप हो चुका है, क्योंकि ग्लेशियर्स वगैरह इस टाइम अच्छी तरीके से पिघल रहे हैं, पहाड़ों पे ऊपर बहुत बारिश हो रही है, और कई जगह पे ग्लेशियर्स वगैरह फटे भी हैं, जिस कारण अलकनंदा अपने पूरे रौद्र रूप में है इस टाइम। और यहाँ भी देखिए दोस्तों लैंडस्लाइड जोन है ये, और लैंडस्लाइड की वजह से रोड पूरा रोक रखा है, ताकि यहाँ पे अब नया रोड बनाया जा सके। तो काम तो दोस्तों कंटिन्यू चल ही रहा है। ये देखिए बाबा लोग पैदल जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों ये कह रहा था, रोड तो बन ही रहा है और धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होगा। ये देखिए दोस्तों फिर से ये जगह जगह पे जहाँ पे ये छतरी नुमा पहाड़ आ रहे हैं ना, जो रोड को कवर किए हुए हैं, तो इन पहाड़ों को अभी नहीं छेड़ा गया है, तो यहाँ पे रोड आपको अभी भी सिंगल लेन ही मिलेगा। और रोड फिलहाल दोस्तों डेंजरस है इस टाइम। अगर आप कहें कि आप बिल्कुल आसानी से पहुँच सकते हैं और सारी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, तो इस टाइम ऐसा नहीं है, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इस टाइम यात्रा में। होटल्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बद्रीनाथ में 400-500 रुपये में होटल मिल रहे हैं, जोशीमठ में भी 1,800 रुपये में होटल मिल रहे हैं। मगर बात वही है, जिस जोन में लैंडस्लाइड हो जाती है तो उस जोन में होटल अपने आप महंगा कर दिया जाता है। तो वैसे दोस्तों इस टाइम अगर आप यात्रा करेंगे तो पॉकेट पे आपके कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
सब कुछ इस टाइम सस्ता है। और मौसम की बात करूँ तो दोस्तों मौसम बेहद अच्छा है, ठंड अच्छी खासी है और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे आगे की वीडियो में। और यहाँ भी आप देखिए किस तरीके से हरियाली और ग्रीनरी इस टाइम आ चुकी है। तो सावन के महीने में दोस्तों यात्रा करने का एक यही अपने आप में अलग अनुभव होता है कि आप जो पहाड़ पे ग्रीनरी देखने आते हैं ना, जो हरियाली देखने आते हैं, वो आपको सिर्फ सावन के ही महीने में बढ़िया क्वांटिटी में बढ़िया लेवल पे मिल सकती है। अदरवाइज आप अगर गर्मी में मई जून में आते हैं तो इतनी ग्रीनरी आपको नहीं मिलती, और ना ही इतनी ग्रीनरी आपको सावन के महीने को छोड़ के नवंबर दिसंबर में भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप नेचर देखने के शौकीन हैं, पहाड़ों का प्राकृतिक स्वरूप पूरे अच्छे तरीके से देखने में के शौकीन हैं, तो दोस्तों सावन माह में यात्रा कीजिए। हाँ, थोड़ी दिक्कत परेशानियां होती हैं, मगर इन नज़ारों के आगे वो दिक्कत परेशानियां थोड़ी बहुत झेली जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रास्ते में पूरा ढलान है। अगर आप जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ आएंगे तो ये लास्ट में हनुमान चट्टी के बाद जो चढ़ाई पड़ती है पूरी स्टीफ है। तो इधर से पूरा उतार उतार ही है। और ये पूरा रास्ता दोस्तों सुंदर घाटियों से घिरा हुआ है। मेरे चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और तलहटी का ये रास्ता है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य नज़ारा होता है इस घाटी का। इसे हेलंग वैली बोला जाता है। और अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। इसे दोस्तों हनुमान जी का निवास स्थान भी कहा जाता है। तो बद्रीनाथ धाम में हनुमान जी का निवास स्थान दोस्तों हनुमान चट्टी ही है। आइए दोस्तों आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी के धाम श्री हनुमान चट्टी के। तो दोस्तों ये बहुत ही ऐतिहासिक धाम है, जिसे हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों इस धाम की मान्यता ये है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे महाभारत के युद्ध के बाद, तो हनुमान जी ने भीम को यहीं दर्शन दिए थे। तो हनुमान जी का निवास स्थान इस स्थान को कहा जाता है। दर्शन कीजिए दोस्तों हनुमान जी के, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और ये दोस्तों मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो परिक्रमा ज़रूर करें। ऐसी मान्यता है कि यहाँ परिक्रमा करने से आपके सारे पापों का नाश हो जाता है और हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों एक बार मेरे कहने से आप जब भी इस स्थान को विज़िट करें तो यहाँ पे शांत मन से बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। ऐसा आप करके देखें, आपको एक अलग ही सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों हनुमान चट्टी के दर्शन उपरांत अब हम लोग यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये ब्रिज बिल्कुल अलकनंदा नदी से मिलके चलता हुआ, क्योंकि अलकनंदा नदी में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा वेग है, बहुत ही ज़्यादा बहाव है। और अब हम दोस्तों पहुंचने वाले हैं लामबगड़, जो कि इस जोन का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड जोन कहा जाता है। फिलहाल अब तो वहाँ पे भी नई रोड बना दी गई है और पुरानी रोड तो पूरी तरीके से ख़त्म है। तो रोड कंडीशन दोस्तों आप लोगों को सब दिख ही रही होगी। तो अगर आए तो अपनी पूरी प्लानिंग से आएँ, और अगर ड्राइविंग में पूरी तरीके से परफेक्ट हो तभी आएँ। अब यही देखिए दोस्तों, ये चट्टान देखिए किस तरीके से रोड के ऊपर लदी हुई है। तो रास्ता तो दोस्तों बेहद खतरनाक है, कोई भी पत्थर कभी भी गिर सकता है। इन्हीं चट्टानों में से पानी भी रिस के नीचे गिर रहा है। देख सकते हैं आप लोग, चट्टानें गीली पड़ी हुई हैं। तो ये एक तरीके से सब कच्चे पहाड़ हैं। तो ऐसे एरियो में दोस्तों हॉर्न वगैरह का भी प्रयोग थोड़ा कम करें, क्योंकि कभी भी कोई पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। हल्की फुल्की बारिश भी आ रही है। मौसम तो दोस्तों बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया माहौल है। तो अब चलिए आपको यात्रा में आगे लेके चलते हैं। भाइयों, जो मैं आपको बता रहा था
कि यहाँ का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड जोन लामबगड़। तो हम लोग अब लामबगड़ में पहुँच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं खुद ही रोड का हाल देखिए। यही देखिए दोस्तों, यहीं पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती थी, तो यहाँ पे अब ये नाले के ऊपर पुल बना दिया गया है। और बाकी देखिए मेरे राइट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि लैंडस्लाइड को रोकने के लिए सेफ्टी वॉल बनाई गई थी, मगर पत्थरों ने वो सेफ्टी वॉल भी तोड़ दी। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा लैंडस्लाइड जोन है और कितना डेंजर जोन है। ये इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड जोन है दोस्तों। तो जब भी आए दोस्तों, अगर आप चलाने में पूरी तरीके से परफेक्ट हो तभी यहाँ पे आएँ। और अब हम दोस्तों पहुँच चुके हैं हेमकुंड गोविंद घाट। और यहाँ पे देखिए हेलीपैड बना हुआ है और हेलीकॉप्टर यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए हमेशा तैनात रहता है। तो ऐसे जगह जगह पे हेलीपैड्स बनाए गए हैं। और जो दोस्तों मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप जिगजैग करके रास्ता ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, यही रास्ता गोविंद घाट को जाता है हेमकुंड यात्रा के लिए। तो अब दोस्तों गोविंद घाट से आगे चलते हैं। और ये गोविंद घाट के बारे में भी अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं तो 2013 की जो आपदा आई थी उसमें गोविंद घाट भी नया बना दिया गया। क्योंकि ये पहले नीचे की साइड सब होटल्स वगैरह हुआ करते थे। जो ये रोड चल रही है इससे नीचे की साइड में, तो वो सारे के सारे दोस्तों 2013 वाली आपदा में बह गए थे। और ये सब नया बनाया गया है। गोविंद घाट को पार करते ही दोस्तों फिर से लैंडस्लाइड जोन पड़ेगा। ऐसे लैंडस्लाइड जोन्स आपको जगह जगह मिलेंगे जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। तो सतर्क होकर गाड़ी चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। मट्टी वगैरह में भी गाड़ी आपकी फंस सकती है। और इस टाइम पत्थर वगैरह भी छोटे मोटे गिरते रहते हैं, तो उससे भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। मगर तब भी केदारनाथ से और गंगोत्री धाम से अभी बद्रीनाथ की यात्रा ज़्यादा अच्छी है। हालात भी अच्छे हैं, रोड्स भी वहाँ से ज़्यादा यहाँ अच्छे हैं। तो अगर आप सावन के महीने में यात्रा करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ और तुंगनाथ धाम की आप कर सकते हैं। कोई भी रोड्स में ऐसी दिक्कत नहीं है अभी। छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स आपको जगह जगह पे मिलेंगे। और अगर कभी कोई मेजर लैंडस्लाइड होता भी है तो उसके लिए तो आपको सावन में तैयार रहना ही पड़ेगा। जैसे देखिए ये भी एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन है, जाल वगैरह लगा के पत्थर रोके जा रहे हैं। तो जिन जोनों को दोस्तों कवर नहीं कर सकते हैं उन्हें रोका जा रहा है जाली लगा के या सेफ्टी वॉल लगा के। और दोस्तों लैंडस्लाइड जोन की वजह से यहाँ पे भी वन साइड पासिंग वगैरह रहती है। जिस जगह पे रोड नैरो होगा वहाँ पे वन साइड पासिंग रहेगी। और जब रश ज़्यादा रहता है तो इन्हीं पासिंग्स पे एक एक दो दो घंटे का जाम आपको देखने को मिलता है। तो भाइयों हम आ चुके हैं विष्णुप्रयाग। और यहाँ आप देख रहे हैं विष्णुप्रयाग का संगम। और ये संगम अगर मैं दोस्तों कहूँ तो ये सबसे पहला संगम है जो बद्रीनाथ की यात्रा में सारे संगम पड़ते हैं उनमें से सबसे पहला संगम ये है। लोग देवप्रयाग को पहला संगम बोलते हैं मगर वो पहला संगम नहीं है, वो सबसे आखिरी संगम है। क्योंकि नदी के बहाव की दिशा में संगम की मान्यता होती है। तो ये दोस्तों विष्णुप्रयाग और विष्णुप्रयाग का सबसे पहला संगम जो कि बद्रीनाथ यात्रा का सबसे पहला संगम है। तो ये भी दोस्तों अपने आप में बहुत भव्य नज़ारा है। तो अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बद्रीनाथ से चौपता के लिए निकल रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से गोपेश्वर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और इस टाइम हम लोग चमोली में हैं। और दोस्तों चमोली क्रॉस करते ही सिंगल लेन रोड रह जाता है, डबल लेन रोड ख़त्म हो जाता है चमोली से जैसे ही आप गोपेश्वर के लिए बढ़ेंगे। और चमोली से गोपेश्वर के लिए आप बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको आबादी मिलती रहेगी। थोड़ा कोई भी जंगल वाला रास्ता नहीं है, सब आबादी वाला ही एरिया है चमोली से गोपेश्वर तक, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे।
और रोड कंडीशन दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ी हल्की है, और सावन के महीने में आप पहाड़ों पे आएंगे तो ये रोड्स आपको इसमें की देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और अगर दोस्तों चढ़ाई की बात करूँ या रोड्स की बात करूँ तो रोड्स तो आपको गड्ढे वाली दिख ही रही है, और बाकी चढ़ाई है दोस्तों। चमोली से गोपेश्वर के लिए अच्छी खासी चढ़ाई है, क्योंकि बाबा तुंगनाथ का जो मंदिर है वो विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तो इसीलिए चमोली के बाद से आपको कंटिन्यू चढ़ाई ही मिलेगी, तो रोड आपको स्टिफ ही मिलेगा, तो थोड़ा बहुत गाड़ी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मगर दोस्तों मैं ये बता दूं, ये जो रोड है चमोली से गोपेश्वर और गोपेश्वर से चौपता, ये मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है चौपता को। तो सबसे सुंदर नज़ारों से भरा यह रास्ता है, और मैं नहीं मानता कि चार धामों में से कहीं पे भी इससे ज़्यादा सुंदर रास्ता कोई होगा। और ये पूरा दोस्तों रिज़र्व फॉरेस्ट जोन के अंदर ये सारे के सारे एरिया आते हैं। आपका गोपेश्वर हो गया, मंडल हो गया, चौपता हो गया, ये रिज़र्व फॉरेस्ट है पूरा, गोपेश्वर फॉरेस्ट रेंज का, केदार रेंज का। तो अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम के बाद केदारनाथ जाना चाहते हैं तो भी आप इसी रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि सबसे शॉर्ट रास्ता यही है, बाया गोपेश्वर। चमोली के बाद से गोपेश्वर, गोपेश्वर के बाद से मंडल, मंडल के बाद चौपता, चौपता के बाद ऊखीमठ, और ऊखीमठ के बाद में फिर आप कनेक्ट करेंगे केदारनाथ के लिए, सोनप्रयाग के लिए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गोपेश्वर, और गोपेश्वर से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं मंडल के लिए। तो चमोली से दोस्तों गोपेश्वर का जो डिस्टेंस है कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 10 से 11-12 किलोमीटर के आसपास है। तो हार्डली हार्डली अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे गोपेश्वर पहुंचने में। और गोपेश्वर के बाद का रास्ता दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे होंगे। अब हम लोग गोपेश्वर फॉरेस्ट रेंज में एंटर कर चुके हैं। चौपता यहाँ से अभी भी 39 है, और मंडल 13 किलोमीटर। देखिए दोस्तों कितनी ही बेहतरीन ग्रीनरी है यहाँ पे, और बहुत ही शांत वातावरण है। तो भाइयों जब भी आप यहाँ का प्लान बनाएं चार धाम यात्रा का, तो एक बार चौपता ज़रूर आएँ, आपका पूरी तरीके से दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा शांत वातावरण और बिना पोल्यूशन वाला वातावरण है यहाँ का। तो गोपेश्वर क्रॉस करने के बाद में थोड़ा प्लेन रास्ता मिल रहा है, तो मंडल तक के लिए रास्ता ऐसा ही रहेगा, हल्की फुल्की चढ़ाई, हल्का फुल्का उतार, और कहीं कहीं पे प्लेन रास्ता। और होटल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको चमोली से गोपेश्वर और गोपेश्वर से मंडल तक आपको हर 2 किलोमीटर पे स्टेज मिल जाएंगे, हर 2, 4, 5 किलोमीटर पे गांव आते हैं। क्योंकि दोस्तों जो इंसानी बस्ती वगैरह है वो मंडल तक ही है, तो मंडल के बाद में आपको किसी भी तरीके की इंसानी बस्ती नहीं मिलेगी, वो पूरा फिर फॉरेस्ट रेंज शुरू हो जाती है। और जंगल के अंदर गांव वगैरह भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जानवरों का खतरा रहता है। हर तरीके का जानवर इस घाटी में मौजूद है, भालू, शेर, चीते, तेंदुए, गुलदार, ये सारा का सारा जो इलाका है ये उन जानवरों से भरा हुआ है। दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं मंडल के लिए, और नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। तो भाइयों हम लोग मंडल पहुंचने वाले हैं, और यहाँ देखिए दोस्तों सुंदरता हर मोड़ पे ही अपने आप में एक अलग सुंदरता है। आप यही देखिए सामने सनसेट हो रहा है, और कितना ही बेहद खूबसूरत नज़ारा है इन पहाड़ों का।
तो प्रकृति अब के नज़ारे हर मोड़ पे अलग अलग हैं यहाँ पे। रोड दोस्तों ऐसा ही रहेगा, मगर रोड कंडीशन अच्छी है, गड्ढे वगैरह नहीं है, जैसे कि आपको बाकी सब जगह पे रोड्स ख़राब मिल रहा है। तो अब हम दोस्तों पहुँच चुके हैं मंडल। और मंडल गांव की एंट्री है, ये बहुत छोटी जगह है मंडल। और ये देखिए दोस्तों, माता अनसुईया का जो ट्रैक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये उसका मेन द्वार है। तो माता अनसुईया जो है वो सती माता का ही स्वरूप है। तो माता अनसुईया मंदिर जाने के लिए ट्रैक की स्टार्टिंग यहाँ मंडल से होती है। और यहाँ पे भी आपको दोस्तों होटल्स वगैरह सब मिल जाएंगे मंडल में। तो कभी अगर आप इस ट्रैक पे जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर का ये ट्रैक है माता अनसुईया के मंदिर का। और ये ट्रैक भी दोस्तों जंगल में से ही होते हुए जाता है। तो ये दोस्तों ट्रैक भी थोड़ा खतरनाक है। और यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम लोग बिल्कुल घाटी की तलहटी में पहुंच चुके हैं। मंडल जो है घाटी की तलहटी में ही बसा हुआ है, और नदी से बिल्कुल मिलता हुआ चलता है। तो अब दोस्तों, अगर आप चौपता की तरफ जा रहे हैं तो ज़रूरत। और शाम को दोस्तों एक अलग ही खूबसूरती यहाँ पे निखरती हुई आ रही है। और सनसेट का टाइम खैर दोस्तों होने वाला है, मगर तब भी रोशनी यहाँ पे अच्छी खासी है। और मंडल को क्रॉस करने के बाद ही दोस्तों देखिए इतना खूबसूरत ब्रिज आता है। और फन के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो आप यहाँ पे साइड में गाड़ी लगा के नहा भी सकते हैं, क्योंकि स्पेस है आराम से नहाने का। और नदी में इतनी गहरी भी नहीं है, यहाँ पे तो पत्थर वाला पानी है। तो अगर आप 1 डेढ़ घंटा यहाँ पे वाटर एक्टिविटी के लिए स्पेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब दोस्तों जंगल की शुरुआत सही मायने में होने वाली है। मंडल हम लोगों ने कर दिया है क्रॉस, चौपता की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जंगल घना होता जा रहा है भाइयों, धीरे धीरे। आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि मैंने बताया कि जंगल घना होता जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों रोड और भी ज़्यादा पतला है। मंडल तक तो तब भी थोड़ा ब्रॉड था रोड, मगर अब और ज़्यादा पतला हो चुका है। और अनछुआ जंगल है ये दोस्तों, यहाँ ज़्यादा छेड़खानी लोग नहीं करते, और ना ज़्यादा करा गया है, क्योंकि ये अब रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में आता है। तो यहाँ पे किसी भी पेड़ को छूना, छेड़ना या काटना कानूनन अपराध है। और आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, जगह जगह पे पेड़ के ऊपर अभी भी बेलें लटकी हुई हैं। और जो काई होती है, काई अभी भी रोड के किनारे है लगी हुई। तो ये दोस्तों ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी धूप पूरी तरीके से रोड पे नहीं पड़ पाती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंडर आता है ये, वर्षा वन है एक तरीके से ये जितना भी है। अभी दोस्तों जंगल और ज़्यादा घना होगा, अभी तो इसकी शुरुआत है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे आगे की यात्रा में।
और भाइयों टाइम अभी 6 बजे हैं और आप जंगल के अंदर अंधेरा देखिए कितना महसूस हो रहा है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जंगल कितना घना है। तो दोस्तों रात में भी ट्रैवल करने से यहाँ पे थोड़ा बचें क्योंकि जानवरों का खतरा रहता है। देखिए दोस्तों देखते देखते जंगल ये कितना घना होता जा रहा है और यहाँ देखिए लाइट तक नहीं आ रही है बिल्कुल भी, सनलाइट वगैरह कुछ भी नहीं। तो जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत खुला है वहाँ पे लाइट आ रही है और अभी सिर्फ 6 बजे हैं तो अभी रोशनी है बाहर, मगर ये जंगल इतना घना है कि यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है। तो मंडल के बाद दोस्तों आपको ऐसे ही नज़ारे मिलेंगे चौपता तक। लाइट जलाने की ज़रूरत यहाँ पे महसूस हो रही है और हमने लाइट जला भी ली है। और दोस्तों वैसे भी हम लोग चौपता पहुँचने ही वाले हैं। चौपता यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ही दूर रह गया है। हार्डली हार्डली चौपता यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर होगा। तो हम लोगों को ये डिस्टेंस आधे घंटे में कवर कर लेना चाहिए। फिलहाल जंगल दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घना हो चुका है और हम लोग अब रात में पहुँच के स्टे लेंगे और मॉर्निंग में मंदिर के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देखिए जो रेलिंग बनी हुई है सीमेंटेड, उस पे भी अभी तक एल्गी यानी काई जमी हुई है, यानी सनलाइट यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ पाती है जिसके कारण ऐसा है। तो बहुत ही सुंदर जंगल है ये। अब देखिए दोस्तों आप उसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जंगल खुला है तो बाहर की रोशनी कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आ रही है और उस टाइम पे जंगल के अंदर इतना अंधेरा था कि हमें लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ गई। बेहद ही सुंदर और बेहद ही खूबसूरत जंगल है ये दोस्तों। और रोड कंडीशन दोस्तों चमोली के बाद से हमें अच्छी ही मिली है, कोई इतनी ख़राब रोड कंडीशन नहीं है। और फिलहाल जंगल के अंदर की रोड है तो सिंगल लेन ही रहेगी, वन साइड पासिंग रहती है। आराम आराम से चलें, किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी इस रोड पे नहीं है। देखिए दोस्तों फिर से अंधेरा हो चुका है क्योंकि यहाँ जंगल इतना घना है कि रोशनी तक नहीं आ रही। देखिए अब रोशनी बढ़ गई। भाइयों नज़ारे लीजिए इस खूबसूरत जंगल के, खूबसूरत गोपेश्वर फॉरेस्ट रेंज के। और भाइयों एक प्रार्थना है आपसे कि जब भी आप लोग यहाँ आएँ तो जंगल को जंगल ही बना रहने दें, कचरा यहाँ ना फैलाएं क्योंकि प्लास्टिक की वजह से इतना सुंदर और इतना अच्छा जंगल जो कि इतनी ऊंचाई पे है ये धीरे धीरे ख़राब हो रहा है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं और कचरा फैला रहे हैं। तो प्लीज़ इस फॉरेस्ट में आके किसी भी तरीके का कचरा या गंदगी ना फैलाएं, इसे जैसा है इसे इसके प्राकृतिक स्वरूप में रहने दें और किसी भी तरीके की छेड़खानी। भाइयों ऑलमोस्ट हम लोग चौपता बाबा तुंगनाथ के धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ से चौपता 4 किलोमीटर रह जाता है तो हम लोग चौपता से 1 या 2 किलोमीटर पहले ही स्टे लेंगे। मेन चौपता में हम नहीं रुकेंगे। और आसमान में आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं कि अभी भी यहाँ पे सनसेट नहीं हुआ है और टाइम 7:30 पौने 8 के आसपास हो रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। कल हम लोग बाबा तुंगनाथ धाम के दर्शन के लिए चलेंगे और दर्शन कराएंगे आपको तृतीय केदार जो कि विश्व के सबसे ऊंचा शिव मंदिर है वहाँ के। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।